हाँ जी, फिर दोस्तों सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। और मेरा नाम है गगन। और भैया कल की हमारी बात बिल्कुल सही हो गई। कल मैंने जिस तरह से फ्रेंच ओपन लिखा था कि भैया रशिया की मीरा जीती है पोलैंड की माजा को हराकर, और हमने वैसे ही लिख दिया था कि जर्मनी का अलेक्जेंडर जीता है इटली के फ्लावियो को हराकर, और वही चीज हो गई। तो मतलब हमको कुछ चेंज नहीं करना पड़ा पीडीएफ के अंदर। तो मैं का स्टार्ट उसी से करता हूं। एक बार दोबारा से दोस्तों फ्रेंच ओपन पढ़ते हैं। तो सभी को पता है, मैंने कल बता दिया कि 4 ओपन होते हैं सर, ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएस। ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पर। ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पर, पहला और चौथा। दूसरे नंबर वाला फ्रेंच ओपन खेला जाता है मिट्टी पर। तीसरे नंबर वाला विंबलडन खेला जाता है घास पर। सबसे पुराना विंबलडन है, इसमें सिर्फ सफेद कपड़े पहनने हैं। सबसे नया ऑस्ट्रेलियन ओपन है। तो भैया ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया खत्म, और उसके हमको विजेता मिल गए हैं। आइए फटाफट से एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, लड़कों का तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो भैया जर्मनी का लौंडा है ये, लड़के का नाम क्या है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव। दोस्तों बड़ा अजीब कहानी दोस्तों बताता हूं आपको। पहला ही जर्मन है, पहला जर्मन आदमी दोस्तों जिसने ये पुरस्कार जीत मतलब ये टूर्नामेंट जीता है, पहला जर्मन है। और इसका भी ये पहला ही ग्रैंड स्लैम है, मतलब कि पहला जर्मनी का आदमी जिसने कभी फ्रेंच ओपन जीता, उसका जिंदगी का पहला ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन है। तो भैया ध्यान रखेंगे, जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। ये एक्स्ट्रा करना था। अब ये जो ट्रॉफी है ना, इस ट्रॉफी का भी कुछ नाम रखा हुआ है। अब फ्रांस का नाम है तो चुन्नू मुन्नू तो होगा नहीं, इन्होंने बड़ा खतरनाक नाम रखा हुआ। कहते पुरुष एकल के विजेता को दी जाने वाली ट्रॉफी को कूप डेस मस कहा जाता है जी, है जी। तो ये नहीं याद करना, हमको याद करना है कि इसकी ट्रॉफी को कहा जाता है मस्केटियर्स कप। क्या कप कहा जाता है दोस्तों? मस्केटियर्स कप कहा जाता है। तो भैया जो जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव हाथ में ट्रॉफी पकड़े हुए हैं, इसका नाम है मस्केटियर्स कप। क्या है? मस्केटियर्स कप। उसी तरह लड़कियों में कौन जीती है? 19 साल की मीरा जीती है, तो पढ़ लिया था हमने। तो भैया रूसी किशोरी 19 साल की दोस्तों मीरा ने फाइनल में पोलैंड की माजा को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीत लिया। बेसिकली फ्रेंच ओपन इस बार जिन्होंने जीता है उनका पहला ही ग्रैंड स्लैम है जिंदगी का। अब जैसे लड़कियों को जो ट्रॉफी मिली उसका नाम है मस्केटियर्स कप, जो लड़की का ट्रॉफी मिली इसका नाम क्या है? इसका नाम है सुजैन लैंगलेन कप। कौन सा कप है सुजैन लैंगलेन कप। सुजैन लैंगलेन कप, सुजैन लैंगलेन कप। ऋतिक की एक्स वाइफ का नाम सुजैन खान, वही सुजैन लैंगलेन कप है। तो भैया ये ध्यान रखेंगे। और रिवीजन करवा दो फिर से, ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज स्पेन का। किसे हराया है? सर्बिया के नोवाक जोकोविच। लड़कियों में कौन जीती है? कजाकिस्तान की एलिना रिबाकीना। किसे हराया है? बेलारूस की अरीना सवालेंका को। देखो आपकी नजरों से नजरें मिलाकर पढ़ रहा हूं, मेरे को सब याद है। फ्रेंच ओपन कौन जीता है? जर्मनी का अलेक्जेंडर ज्वेरेव जीता है। किसे हराया है? इटली के फ्लावियो को। लड़कियों में कौन जीती है? रशिया की मीरा जीती है। किसे हराया है? पोलैंड की माजा को हराया है। बोलो हाँ या ना? ठीक है भैया, तो ये करना था, दोबारा से हमने कर लिया। अब शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत। तो दोस्तों पीडीएफ है, आपको पता है दोस्तों 8 साढ़े 8 बजे करीब आपको एक गगन सर रेलवे नाम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। शुरू करेंगे पहले दोस्तों पिछले कल के करंट अफेयर्स की एमसीक्यू टाइप रिवीजन के साथ। आई तो भैया पहले 8 जून 2026 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? आपको पता है हमने दोस्तों पढ़ा था कि नया रामसर स्थल ऐड हुआ था इंडिया में। तो भैया इस टाइम है भारत के अंदर दोस्तों 100 रामसर साइट्स हो चुकी हैं, और जो 100वीं रामसर साइट है उसका नाम है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। तो ये जो 100वीं रामसर साइट है ये कहां पड़ती है, कौन सी स्टेट में पड़ती है? चलिए, तो भैया ये 100वीं रामसर साइट पड़ती है उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर हमने सारा का सारा दोस्तों हमने इतिहास पढ़ा था कि भैया 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर के अंदर है ना क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। 1975 में इन्होंने इसको साइन कर दिया, लेकिन इससे पहले ही 1974 में पहली साइट मिल गई थी। कौन सी साइट थी? कुबोर्ग पेनिनसुला। याद है कुछ? कहां की साइट थी सर? ऑस्ट्रेलिया की। 1981 में भारत को 2 साइट्स मिली। कौन सी? एक तो चिल्का लेक मिली ओडिशा की, दूसरी
केवलादेव घाना नेशनल पार्क मिली दोस्तों राजस्थान की। इंडिया ने साइन किया अगले साल में 1982 में। सबसे बड़ी भारत की रामसर साइट का नाम है सुंदरबन। सबसे छोटी रामसर का साइट का नाम है दोस्तों रेणुका झील। तो ये हमने कल सारा का सारा स्ट्रैटेजी के किया था। और क्योंकि 2 फरवरी को हुआ था तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये सभी हमने स्ट्रैटेजी के कर लिया था जो मैंने आपको इसमें कर दिया। सवाल देखो कितने हैं। कब हुआ, कहां हुआ, कब से साइन हुआ, दुनिया ने किया। पहली भैया भारत को कब मिली, भारत ने साइन कब किया। सबसे बड़ी सबसे छोटी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सवाल आपके सामने पड़े हुए हैं अभी इतने से में, और तुम लाइक फिर भी नहीं करते हो वीडियो को, है ना। अगला चलते हैं। तो भैया सब पढ़ लिया हमने, सब पढ़ लिया, एक्स्ट्रा ही पढ़ लिया था कल, तो इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी थी हमने, ऑक्सबो झील वगैरह पढ़ा था, सब पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया। चलिए भैया जून 26 तक भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में है, ये इंपॉर्टेंट है। भैया उत्तर प्रदेश का था ये 13वां, तो भैया उत्तर प्रदेश में तो नहीं है सबसे ज्यादा। कौन से स्टेट या फिर यूटी के अंदर सबसे ज्यादा है, यूटी तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो स्टेट में ही होंगे। कौन सी स्टेट में है, चलिए। तो भैया ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा है तमिलनाडु के अंदर 20 रामसर साइट्स। कितनी है, 20 है। दूसरे नंबर पर है यूपी। चलिए, और कौन से देश में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं। मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूं नंबर मत याद रखना क्योंकि कभी भी बढ़ा देंगे। अभी हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा जिसके पास है उसके पास 176 रामसर साइट्स हैं। अब देखो जैसे कि इंडिया के कभी भी बढ़ा दी, क्या पता उनकी भी कभी भी बढ़ा दें। तो फिलहाल में 176 रामसर साइट सबसे ज्यादा है। ये है भैया यूके के पास, यूनाइटेड किंगडम के पास, है ना। और सबसे बड़ा एरिया किसके पास है, सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है जो रामसर साइट्स के अंडर आता है। तो इसका जवाब था भैया ब्राजील। तो ये सारा का सारा रामसर साइट हमारा हो गया। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, पहली साइट कब हुई थी, पहली भारत की साइट्स कौन सी थी, सबसे बड़ी कौन सी थी, सबसे छोटी कौन सी थी, सब कर लिया था आपने। आइए, वन्य जीव अपराध प्रबंधन के लिए न्यायपालिका को एकीकृत करने वाली भारत की पहली डिजिटल प्रणाली हॉक किस राज्य के वन विभाग द्वारा शुरू की गई। क्या था इसमें कि यहां का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सीधा ही न्यायपालिका के साथ जोड़ दिया कि भैया जैसे ही कुछ कांड हुआ उसके ऊपर जो केस हुआ तो वो सारा का सारा साथ के साथ अपडेट होता जाएगा, जिसे साथ के साथ अदालत यानी कि कचहरी यानी कि न्यायपालिका देखती रहेगी। और ये शुरू किया दोस्तों हॉक, ये किया जिसके नाम में के है, हॉक के नाम में के है। किसने किया, केरल ने किया। पढ़ लिया था हमने, आसान है ये वाला। होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल, ये है दोस्तों फुल फॉर्म हॉक की। नेक्स्ट चलिए, भारत और अमेरिका के बीच 29वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता किस स्थान पर आयोजित की गई। अच्छा, कोई बच्चा अगर नया है क्लास में बता दो बेटा, ये एमसीक्यू रिवीजन हो रही है जो हमने करंट अफेयर कल करे थे डिटेल के अंदर। हमारी क्लास ऐसे ही चलती है, एक दिन हम करेंगे डिटेल में, उसी का अगले दिन करेंगे एमसीक्यू रिवीजन, ताकि आप भी अपने आप को टेस्ट करो कुछ आता है कि नहीं। और फिर हफ्ते के एंड में कर लेंगे हम वीकली रिवीजन, यानी कि एक हफ्ते में सिर्फ क्लास में आने से एक करंट अफेयर आप 3 बार पढ़ते हो। कैसे याद नहीं होगा, वो गाना नहीं है, कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी हो राजा कैसे बनी और बिना चटनी कैसे बनी, कैसे याद नहीं होगा, होगा। तो जवाब इसका क्या हो जाता है भैया, हवाई में करी। मैंने क्या बताया था कि यहां पर बातचीत करते हैं कि भैया कब कब कहां मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, तुम करोगे कि हम करेंगे, हमारी तरफ से कौन आएगा, तुम्हारी तरफ से कौन आएगा, वो सभी बातें। फिर हमने देखा था भारत और अमेरिका के बीच कुछ युद्ध अभ्यास जो होते थे वो वाले। नेक्स्ट, किस राज्य ने कूल रूफ कोटिंग एप्लीकेशन के लिए भारत की पहली राज्य स्तरीय मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी की। याद है क्या था इसमें, तो भैया छतों के ऊपर जो छत ठंडी करने वाला दोस्तों पेंट बनाना है, छत के ऊपर छत ठंडी करने वाला जो पेंट आप लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, किससे लेंगे, कितना लेंगे, वो सभी का एक प्रोसीजर बना दिया। सरकार उंगली कर रही है जिस काम में सरकार की जरूरत नहीं है, बट चलिए तमिलनाडु की सरकार ने किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, है ना। गवर्नर केरल का भी सेम, तमिलनाडु का भी सेम, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। आइए चलिए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जहां हाल ही में एक दुर्लभ कैराकल देखा गया किस राज्य में स्थित है। कैराकल क्या होता है, पता नहीं क्या होता है, एक जानवर होता है, बड़ी बिल्ली, बिल्ली की तरह होता है, ऐसा मान लो, बड़ी बिल्ली बड़ी बिल्ली। याद करो, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस याद है आपको। 7 बड़ी बिल्लियां कौन सी है, 7 बड़ी बिल्लियां, लायन है, टाइगर है, फिर लेपर्ड है, नो लेपर्ड है, चीता है, ये भारत के अंदर। इसके अलावा
जैगुआर है और पूमा है। और इस साल भारत में नई दिल्ली में इसका सम्मेलन भी होगा, उनमें नहीं है बिल्ली। तो ये कैराकल पाई गई कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर, जहां पर चीते लेकर आए थे साउथ अफ्रीका से 12, नमीबिया से 8। ये है दोस्तों, जैसे मैंने बोला बिल्ली, बड़ी बिल्ली ऐसी तो होती है बिल्ली। नेक्स्ट आई, जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? कहां से हैं भारतीय? वो तमिलनाडु से हैं वो भारतीय। इनकी जो बहना है उसका नाम है वैशाली आर, वो भी ग्रैंड मास्टर है। सोचो भाई बहन दोनों रॉक स्टार। और जैसे लड़के तो बहुत हो गए ग्रैंड मास्टर, 100 के करीब पहुंचने वाला है नंबर, लड़कियां केवल 4 है। पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन थी? कोनेरू हम्पी। दूसरी हरिका द्रोणावली। तीसरी वैशाली आर। और चौथी दिव्या देशमुख। सिर्फ 4। तो उनमें सोचो भाई बहन की क्या चलती होगी ना, मतलब आर प्रज्ञानंदा। रिश्तेदार तो पगलाए होंगे ना, कैसे गलती निकाले, मतलब क्या गलती निकाले, मतलब क्या बोले, अब यही बोल सकते हैं अब तो। हाँ, अच्छा आईआईटी में नहीं पढ़ रहा, ओ हमारे वाला चिंटू तो आईआईटी दिल्ली में पढ़ता है। चिंटू जितना पैसा जिंदगी में नहीं कमा सकेगा, ये कमा चुका हुआ। हर कोई थोड़ी आईआईटी से वो निकलता है कि भैया 20 करोड़ का पैकेज लग गया। अब तो 20 करोड़ वाले दिखते भी नहीं, खैर। इनमें बहुत ज्यादा पैसा है, स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा पैसा है। कुछ बड़े स्पोर्ट्स हैं जो, अब क्रिकेट में अगर आप खेल रहे हो अच्छे लेवल पे, इंडियन टीम के लिए खेलो, कितना तगड़ा पैसा है। आईपीएल में ही देख लो, मयंक यादव याद है, तेज गेंदबाज, बहुत तेज फेंकता था, कमर में चोट लग गई थी। 11 करोड़ रुपए कमा लिए उसने पिछले 4 सालों में। उसने सिर्फ 10 विकेट ली है, सिर्फ 11 मैच खेला, 11 करोड़ रुपया कमा लिया उसने। चलो टैक्स काट के 8 करोड़ तो होगा, 11 मैच खेलकर 8 करोड़ रुपए। स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत खुला पैसा, अथाह पैसा। एनीवे, आर प्रज्ञानंदा ने हराया किसे? जर्मनी के विंसेंट को हराया था, है ना। आई, चलिए, समुद्री खाद्य निर्यात पर राष्ट्रीय कार्यशाला किस, भाई साहब, नेशनल वर्कशॉप हुई दोस्तों सी फूड एक्सपोर्ट के ऊपर। यहां पर हमने टारगेट लिया है ना कि भैया $30 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करेंगे। अभी हम करते हैं केवल $8.45 बिलियन का एक्सपोर्ट, लेकिन अब हमने टारगेट लिया है कि हम 30 का करेंगे। ये कहां लिया? ये नेशनल वर्कशॉप हुई थी सी फूड एक्सपोर्ट पर। कहां हुई थी? विशाखापट्टनम में हुई थी। और भैया ये जो 30 बिलियन का हमने करना है, ये कौन से साल तक हम पूरा करेंगे? चलिए, और दोस्तों एक बार लाइक जरूर कर दो वीडियो अगर देखो रिवीजन अच्छी हो रही है। जो बच्चा रेगुलर आ रहा है वो उन बच्चों के लिए, और जो नया बच्चा है आपको बस मैं ये बोलूंगा रोज आने की कोशिश कीजिए, याद करवाने की जिम्मेवारी भाई की। तो भैया ये हमने टारगेट लिया है साल 2031 का सी फूड एक्सपोर्ट का। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के 51 नंबर के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कल हमने सारी रिवीजन की थी, याद है। आर्मी चीफ, उप चीफ, नेवी चीफ, उप चीफ, एयरफोर्स चीफ, उप चीफ, डेप्यूटी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्योंकि 8 लोग हैं ये, 8 में से 5 थी नई नियुक्तियां, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भैया 51 नंबर के हमारे उप चीफ बने हैं एयरफोर्स के एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। किसने टेबल बनाया था? अगर आप कमेंट में बता दें, अभी साथ साथ ही क्लास में चलते चलते कमेंट कर दो कि यस सर मैंने बनाया था टेबल, थोड़ा मुझे पता तो लगे कि आप मेरी बात सुनते भी हो या मैं ऐसे बड़बड़ा बड़बड़ बड़बड़ करके चला जाता हूं। ये सभी कर दो, मैं देख लूंगा, जितने कमेंट होंगे पता लग जाएगा। जिस बच्चे ने मेरे कहे से टेबल बनाया था, जिस बच्चे ने लिखे हैं इनके नाम 8 के, टेबल छोड़िए लिखे हैं, यस कमेंट कर दो एक बार। तो हमने सब पढ़ा था कल भैया। चीफ है अमरप्रीत सिंह, डिप्यूटी चीफ है एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, नेवी चीफ है कृष्णा स्वामीनाथन, नेवी उप चीफ है अजय कोछड़, आर्मी चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और आर्मी उप चीफ है वाइस चीफ है जनरल धीरज सेठ, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है एनएस राजा सुब्रमणी। बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट्स हैं, इनको हल्के में मत लेना। जैसे मैंने बोला 8 में से 5 लोग तो नए बने हैं। पेपर में सवाल खट से आएगा और आप ठक से हो जाओगे फिर। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक में 3 साल के कार्यकाल के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? कार्यकारी निर्देशक। इन्होंने रिप्लेस किया है परमेश्वरन अय्यर साहब को। अब ये बन गए हैं 3 साल के लिए। कौन बने हैं? तो परमेश्वरन अय्यर साहब एक आईएएस ऑफिसर थे। ये प्रॉपर एक अर्थशास्त्री भेजा है इन्होंने कि जा यार हम वर्ल्ड बैंक वालों को थोड़ा नंबर में घुमा के आ।
तो भैया ये हैं नीलकंठ मिश्रा, वर्ल्ड बैंक के दोस्तों भारत की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं 3 साल के कार्यकाल के लिए, रिप्लेस किया है परमेश्वरन अय्यर साहब को। अब शुरू करेंगे दोस्तों हम आज के करंट अफेयर, लेकिन उससे पहले कल जो आपसे मैंने सवाल पूछा था, जिन बच्चों ने जवाब दिया है उनके एक बार जवाब चेक करेंगे। अगर आपने जवाब दिया था तो आप अपना नाम देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं दिया था जवाब, आप 2 मिनट क्लास को आगे कर दो, क्योंकि भैया जिन बच्चों के लिए मैंने सवाल पूछा था अब उन बच्चों को पुरस्कार तो देना बनता है। चलिए, तो भैया कल मैंने सवाल पूछे थे कि जो नए हमारे मुख्यमंत्री बने हैं 7 राज्यों के, वो कौन कौन से हैं। अब कई सारे कूल बच्चे भी होते हैं जो बच्चे लिखते नहीं होते जवाब कि सर मैं थोड़ी बताऊंगा ये, तो चलिए उनकी मर्जी, वो बस लिखने का ऐसा होता है कि बहाना बन जाता है, एक चीज आप दोबारा से लिख लेते हैं लिख के, क्योंकि चीजें याद रहती हैं। तो भैया 66 बच्चों ने जवाब दिया है, हम देखते हैं सबसे पहले किसने दिया था जवाब, उस हिसाब से हम दोस्तों सभी का वो देखेंगे। चलिए चलिए शाबाश, 66 तो हो नहीं जाने चाहिए थे। चलिए, नो एक्सक्यूज मेरे भाई ने दिया है। चलिए तो देखिए भैया, नो एक्सक्यूज ने प्रॉपर डिटेल में दे दिया। तो भैया नए मुख्यमंत्री कौन कौन से बने हैं, अगर कोई रुका हुआ है तो पढ़ाई ही हो जाए। असम के बने हैं नए मुख्यमंत्री दोस्तों, एनडीए जीती है वहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा। बंगाल के बीजेपी जीती है दोस्तों पहली बार, शुभेंदु अधिकारी। केरल के वीडी सतीशन, वहां पर दोस्तों कांग्रेस है, यूडीएफ करके उनका गठजोड़ है, गठबंधन। तमिलनाडु के विजय टीवीके का गठबंधन है। पुडुचेरी के रंगास्वामी, यहां भी एनडीए सरकार। कर्नाटक के डीके शिव कुमार, यहां पर सिद्धारमैया हुआ करते थे, उनको रिप्लेस कर दिया, ये उप मुख्यमंत्री थे उनके। बिहार के सम्राट चौधरी नीतीश चौधरी भाई साहब चले गए राज्यसभा। और मध्य प्रदेश के मोहन यादव। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया ये है, हमारे नो एक्सक्यूज भाई साहब ने डाला है ये जवाब। इसके अलावा देखिए और किस किस ने किया है, इसके अलावा गुंजन राजपूत ने जवाब दिया है, केशव ने दिया है, सादिया व्लॉग्स ने दिया है, देविका मंडल ने दिया है, आकाश ने दिया है, शीतल है, नीलम है, और हिमाद्री है, बीसी सुमन है, प्रीति कुमारी है, एचआर के धेली है, रितेश कुमार है, अनुनय है, इंडियन गोकू है, प्रबीर है, प्रियंका हो जाती है, मुस्कान कश्यप है, लताशा है, सोनम है, लवली है, सम्राट है, मेडिकल स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट ने ऐसे लिख दिया, भक्ति धारा सत्संग है, रुपेंद्र पटेल है, वीएसएस है, हरि शंकर साहू है, तुलसी नायक हो जाते हैं, आयुष हो जाते हैं, अर्नब सेन है, राखी है, रविशाल शर्मा है, मनीष है, मनीष ने काट, विशाल ने काट क्यों दिया, अच्छा बेचारे से टाइप हो गया गलत। संतना है, दीपाली है, इशिता हो जाती है, संजय हो जाते हैं, आदित्य हो जाते हैं, मुस्कान है, अजीत गुप्ता है, जीवन पल है, प्राजक्ता है, सनी है, वेटिंग फॉर माय फौजी है, क्या बात है, कोमल कश्यप, आशीष वर्मा, गोलू मीना, कोमल गुर्जर, मोनिका, परवीन, उदय साहू, ठीक है वो दोस्त, मैं कोशिश करता हूं एनटीपीसी रिवीजन का। सूजू हो जाते हैं, कशिश है, अंशु है, कुमारी रुचि, राजेश है, शिवानी है, निशा है, बिंदिया है, शिल्पा है, रतन है। तो भैया बहुत बढ़िया, बस मैं कुछ हुआ इससे कुछ नहीं, ना आपका कुछ गया ना मेरा कुछ गया, लेकिन आपकी भैया पढ़ाई में फायदा हुआ। तो बस यही छोटी सी चीज मैं चाहता हूं कि बच्चे ना लिख लें, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ना बड़े लेवल पर काम आती है आगे चल के। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर फटाफट। याद करो हमने एक दिन पढ़ा था कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6 आ चुका है, याद है, और उसमें हमने पढ़ा था कि भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट 2 रहा है, 2 है ना। इससे पहले एक सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पढ़ा था हमने, उसमें भारत का फर्टिलिटी रेट 1.9 आ गया था, ठीक। तो उसके अंदर कुछ डेटा था जो हमसे रह गया था, वो अब अखबारों वगैरह में आने लगा तो मैं देखने लगा उसको। तो भैया अंडमान एंड निकोबार ये भारत का सबसे कम फर्टिलिटी वाला दोस्तों स्टेट या यूटी आप कह लीजिए, जो भी हो चुका है, और सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट है बिहार का। तो आइए, तो भैया जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ उसके अकॉर्डिंग अंडमान निकोबार का जो फर्टिलिटी रेट है वो केवल 0.9 है। फर्टिलिटी रेट मतलब क्या होता है, प्रजनन दर, एक औरत अपनी जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देगी। अगर अपनी ना पॉपुलेशन को, पहले 100 थी पॉपुलेशन, बाद में भी 100 बरकरार रखनी है, तो कम से कम 2.1 होना चाहिए रिप्लेसमेंट रेट। ये बहुत सारी स्टडीज ने बताया है। कैसे बताया था मैंने, एक आदमी है एक औरत है, शादी हुई, इनके 2 बच्चे हो गए, अब ये लोग मर जाएंगे बूढ़े होकर, लेकिन इन दोनों की आगे आगे इनकी शादी हो जाएगी, किसी से इनकी हो जाएगी, इनके 2 बच्चे हो जाएंगे, यानी कि इन्होंने अपने आप को रिप्लेस कर दिया, इन्होंने फिर अपने आप को रिप्लेस कर दिया। अब जैसे ही एक आदमी औरत का एक बच्चा होने लग गया, मतलब कि अगर दोनों मर गए, पहले घर में 2 रहते थे अब 1 रह गया, पहले 2 थे फिर 3 हुए फिर 1 हो गया, ऐसे हो जाता है।
तो रिप्लेसमेंट रेट क्या है, होना 2 चाहिए, लेकिन स्टडीज बोलती है कि 2.1 होना चाहिए। लेकिन अंडमान एंड निकोबार में कई औरतें मतलब बच्चे को जन्म ही नहीं दे रही हैं, बच्चा ही नहीं कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा है बिहार में 2.7। आप सोचेंगे वाह, बिहार बिहार का भी फर्टिलिटी रेट गिर गया है। बिहार का 2.9 हुआ करता था, बिहार का भी अब 2.7 हो गया है। तो ये डेटा है 23-24 का। और भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करूं मैं तो दोस्तों 2 है। तो ऑल ओवर फिर भी हम ठीक है, लेकिन रिप्लेसमेंट लेवल से हम नीचे आ चुके हैं। रिप्लेसमेंट लेवल है 2.1, ये बताया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6 के अंदर। नेक्स्ट, ये भैया पहले गवर्नर रहे थे चंडीगढ़ के, पंजाब के। अब दोस्तों इनको बना दिया गया है भारतीय विद्या भवन का अगला अध्यक्ष, यानी कि प्रेसिडेंट बनवारी लाल पुरोहित साहब बन चुके हैं भारतीय विद्या भवन के अगले अध्यक्ष। उप अध्यक्ष बनाया है दीपक पारेख को। तो भैया बनवारी लाल पुरोहित को सर्वसम्मति से भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव भारतीय विद्या भवन की कार्यकारी समिति और बोर्ड की संयुक्त बैठक में हुआ और दीपक पारेख को उसी तारीख को उप अध्यक्ष भी चुना गया, यानी कि हेड बन चुके हैं भारतीय विद्या भवन के कौन, बनवारी लाल पुरोहित साहब। उप अध्यक्ष बन चुके हैं दोस्तों दीपक पारेख। क्या है सर ये भारतीय विद्या भवन? एक एनजीओ है। एक के.एम. मुंशी साहब थे, उन्होंने आजादी से पहले इस ट्रस्ट की, इस एनजीओ की स्थापना कर दी थी। पूरे भारत भर में स्कूल और कॉलेजेस चलाते हैं। तो भाई भारतीय विद्या भवन एक भारतीय शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थान है जिसकी स्थापना 1938 में मुंबई में के.एम. मुंशी द्वारा की गई थी। और यह भारत और विदेशों में स्कूल, कॉलेज और सांस्कृतिक केंद्र चलाता है, विदेशों में भी, मैं सिर्फ इंडिया का। तो भैया ध्यान रखेंगे, भारतीय विद्या भवन है। कोई आप में से भारतीय विद्या भवन से पढ़ा हुआ तो कमेंट में जरूर बताना कि सर मैं पढ़ा हुआ हूं। आइए, तो भैया आपको पता होना चाहिए पहले तो 2-4 बातें। क्या सर? पहले तो पता होना चाहिए कि भैया भारत चौथी बार, 4th टाइम ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है। और इस साल 2026 में है ब्रिक्स का दोस्तों 18वां एडिशन, यानी कि 18th एडिशन। तो जब शुरुआत हुई थी, इनका पहला सम्मेलन हुआ था दोस्तों साल 2009 के अंदर। तब केवल ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना हुआ करते थे। जब दूसरा हुआ 2010 में, तब ये ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका इस साल ऐड हुआ। तो ये ध्यान रखो, उसके बाद से इसको ब्रिक्स ही कहा गया। अब ब्रिक्स के बाद कुछ नए देश ऐड हो गए। अब देश कौन से ऐड हुए? वहां पर ईरान ऐड हुआ, सऊदी अरब ऐड हुआ, इजिप्ट ऐड हुआ, इथियोपिया ऐड हुआ, यूएई ऐड हुआ और पिछले साल इंडोनेशिया ऐड हुआ। अब सर ये याद कैसे करूं मैं? डर लगता है ना। अभी हम जिंदा हैं, कौन सी मूवी है, वेलकम, मैंने कहता ना, है ना, खामोश, अभी हम जिंदा हैं, लकी लकी क्या किया तुमने लकी। तो भाई बैठा है तो टेंशन की बात क्या है? ब्रिक्स तो याद रहेगा आपको कि ब्रिक्स तो पता है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब एक ट्रिक बताता हूं, आईसीयू इंडोनेशिया। क्या सर? आईसीयू इंडोनेशिया क्या है? आई सी यू इंडोनेशिया। ये ट्रिक हो गई भैया आपकी। कैसे सर? आई से क्या हुआ? आई से हुआ ईरान, एस से हुआ सऊदी अरब, ई से हुआ इजिप्ट, ई से हुआ इथियोपिया, यू से हुआ यूएई और इंडोनेशिया से हुआ इंडोनेशिया। बोलो मजा आया कि नहीं आया? ऐसे करवा देता है आपका भाई याद, बस तुम क्लास नहीं आते। तुम क्लास आओ, तुम देखो मैं मजे बांधू, समा बांधू मैं। अभी उन बच्चों से पूछो जिन्होंने एनटीपीसी ग्रेजुएट और यूजी के पेपर दिए थे और जब मैंने क्लासेस ली थी, आया कि नहीं आया पेपर में? एग्जैक्ट सवाल छपे हैं बच्चों के पास। बस वही है ना, तुम प्यार नहीं करते यार। चलिए एनीवे, ध्यान रखेंगे भैया, आईसीयू ब्रिक्स, ये आपकी आईसीयू इंडोनेशिया, ये दोस्तों ट्रिक है। ब्रिक्स हैं 5 देश, उसके अलावा 6, 7, 8, 9, 10, 11 मेंबर्स हो चुके हैं दोस्तों ब्रिक्स के। तो ध्यान रखेंगे। तो इस बार चौथी बार भारत ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है और दोस्तों इस बार है 18वां एडिशन। तो एक तो होगा ब्रिक्स का बड़ा सम्मेलन जो होगा नवंबर महीने में, लेकिन उससे पहले ना साल भर छोटी मोटी मीटिंग्स चलती रहती हैं। अब जैसे सोचो G20 था, तो सारा साल G20 की मीटिंग्स हुई थी। वैसे ही ये भी आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट पर मीटिंग हुई थी पूरी ओडिशा के अंदर। तो वहां पर उत्तराखंड का जो डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल है उसको क्या किया गया? उसको मान्यता दी गई कि भैया क्या बात है, मजा आ गया। तो आओ
तो उड़ीसा के पुरी में ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण न्यूनीकरण वर्किंग ग्रुप समूह की दोस्तों दूसरी टेक्निकल बैठक में उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मॉडल को मान्यता दी। आपको अगर याद हो, ये टनल थी, टनल गिर गई थी और अंदर 40 मजदूर फंस गए थे और फिर दिन रात ऑपरेशन चला था और वो जिंदा बचे थे सारे के सारे। याद है कुछ? पता नहीं, अगर खबरें देखी हो आपने। तो भैया प्रकृति का एक मुख्य आकर्षण, प्रस्तुति का एक मुख्य आकर्षण बना जो सिलकियारा टनल का जो दोस्तों सुरंग का जो बचाव अभियान था, जिसे राज्य के सबसे महत्वपूर्ण आपदा प्रतिक्रिया प्रयासों में से एक के रूप में प्रदर्शित किया गया। साथ ही धराली आपदा के प्रबंधन की भी समीक्षा की। धराली आपको याद हो, अगर पीछे से बादल फटा और पानी का इतना बड़ा सैलाब आया कि घर भी अपने साथ ही बहा ले गया। एनटीपीसी ग्रेजुएट में सवाल आ गया था कि भैया धराली कहां पड़ता है, बच्चों को पता नहीं था। देखना एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, मैंने क्लास ली हुई है कि पेपर में आए हुए सवाल, वो सवाल आया था। तो ध्यान रखेंगे भैया। पूरी ओडिशा में दोस्तों बैठक हुई, वहां पर उत्तराखंड के जो डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल है उसको मान्यता दी गई। वहां पर जो इनका जो सिलकियारा टनल रेस्क्यू था, सुरंग का जो बचाव अभियान था, उसको स्पेशल बोला कि भैया मजा आ गया। तो ब्रिक्स जैसे आपको बता दिया मैंने 11 देश हैं और ये इस बार का लोगो है। इस लोगो को किसने बनाया है मेरे को नाम नहीं पता उनका, लेकिन इतना पता है सरनेम उसका है गांधी, क्योंकि पेपर में इतना ही इनफ है, मैं टिक करके आ जाऊंगा। सम गांधी गाय उसने बनाया था, क्योंकि पेपर में आया था जब G20 का लोगो किसने बनाया था, सुदर्शन पटनायक ने। उसी तरह ब्रिक्स का लोगो किसने बनाया, कोई गांधी है। देख ले गांधी का पूरा नाम, अरे मेरे पास फोन नहीं है, देखना। चलो आज का आपका होमवर्क ही ये है, ठीक है? नहीं तो अच्छा सा होमवर्क दूंगा, इतना बेकार होमवर्क थोड़ी दूंगा मैं। आज होमवर्क देंगे बढ़िया सा मजेदार सा होमवर्क देंगे। आओ, बॉन। बॉन क्या है भैया? बॉन ब्रेड होता है वैसे तो, लेकिन बॉन जर्मनी का शहर भी है। तो बॉन में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई, जैसे कॉप नहीं करते हम, COP कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करते हैं, वैसा ही एक कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन कॉप है बड़ी, बॉन है छोटी। हर साल कॉप कहीं कहीं होती है ना, हर साल कहीं कहीं। पिछले साल कॉप हुई थी ब्राजील में, बलम करके जगह में, 2025 में। इस साल होगी अंटाल्या टर्की में। तो कॉप पेपर में आ चुके हैं सवाल। कॉप की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉप की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये होता है कॉप। तो 2025 में 30th नंबर की कॉप हुई थी, ये हुई थी बलम करके जगह है दोस्तों, ये पड़ती है ब्राजील में यहां पर। इस साल 2026 में 31वां कॉप होगा, ये होता है अंटाल्या में। तो हर साल ये अलग अलग जगह पर होती है। फिर 2027 में इसका 32वां होगा दोस्तों, अडिस अडाबा इथियोपिया में। अडिस अडाबा इथियोपिया में। 2028 में इंडिया को ऑफर किया था, लेकिन हमने मना कर दिया। तो शायद ये दोस्तों अभी साउथ कोरिया करवाए, तो शायद वाला है ये। तो हर साल दोस्तों किसी देश में कॉप होती है, लेकिन कॉप से पहले बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होती है, जहां पर बड़ी वार्ता वो छोटी वार्ता। तो भैया ये जो हुई थी ना बलम ब्राजील वाली, यहां पर $40 बिलियन रखे गए थे। किसके लिए? कि भैया ये जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी हो जाती है, फ्लड आ जाते हैं, है ना, इन चीजों से निपटने में $40 बिलियन की बात की थी। अब बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बोला $120 बिलियन। तो भैया बॉन जलवायु सम्मेलन में $120 बिलियन के अनुकूलन वित्त का आह्वान किया। एडेप्टेशन फाइनेंस का क्या है ये पहले पढ़ते हैं। तो भैया बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, इसको SB 64 भी कहा जाता है, क्योंकि ये 64वां सेशन है सब्सिडरी बॉडीज अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब कॉप को एक और नाम से जाना जाता है, कॉप को UNFCCC भी कहा जाता है। दोनों प्रीवियस ईयर के सवाल हैं फुल फॉर्म। तो UNFCCC की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हिंदी में मत पढ़ना, अंग्रेजी में ही पढ़नी पड़ती है। तो यहां पर बात की गई कि भैया पब्लिक के लिए $120 बिलियन रुपए चाहिए हमको। और कौन देगा? ये दुनिया भर के देश देंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट देंगे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति देंगे कि भैया ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसको हम अंग्रेजी में क्लाइमेट चेंज कहते हैं, इससे जो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, गर्मी कितनी ज्यादा हो जाती है, कहीं बर्फ बहुत ज्यादा डल जाती है, कहीं बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, कहीं फ्लड आ जाता है, कि इससे जो निपटने के लिए हमको कितने पैसे चाहिए, इन सब से निपटने के लिए। अब कुछ हुआ है, अब गर्मी पड़ रही है, गर्मी से क्या दिक्कत आएगी? गर्मी से दिक्कत आएगी, आप मान लीजिए अब
गर्मी से क्या दिक्कत आती है भाई? पानी की कमी है मान लीजिए ना आप, पानी की कमी हो रही है, तो ये पैसा कहां लगेगा? ये पानी के स्टॉल्स लगेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि भैया जलवायु परिवर्तन हुआ है, उसकी वजह से हुई गर्मी। अब गर्मी से कैसे निपटे? एसी, कूलर, पानी, ओआरएस। उसके लिए 120 बिलियन डॉलर इन्होंने मांगे। अब क्या करेंगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बोला एडेप्टेशन फाइनेंस क्या है ये? इसे कहते हैं अनुकूलन वित्त। उन उपायों के लिए जलवायु वित्त पोषण को संदर्भित करता है जो गर्मी, बाढ़, सूखा, समुद्र के स्तर में वृद्धि और चरम मौसम जैसे जलवायु प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता को कम करते हैं। यानी कि इनसे जो हमें फर्क पड़ता है उस फर्क को कम करें। अब गर्मी लग रही है, क्या चला दो? एसी चला दो। ये क्या हुआ? ये फर्क पड़ गया। ऐसे 120 बिलियन डॉलर 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड 2026 में जुड़े 40 बिलियन अनुकूलन वित्त लक्ष्य का 3 गुना है। माफ कीजिए, मैंने शायद आपको बलम ब्राजील बोल दिया ना। हाँ सॉरी, माफ करना दोस्तों, बलम ब्राजील में नहीं। ये जो कॉप 26 हुआ था 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में, वहां पर 40 बिलियन डॉलर की बात की गई थी 2021 में, और अब उसी को दोस्तों 3 गुना कर 120 बोल दिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हमेशा कॉप से पहले होती है। इस साल कॉप 31 होगी अंटालिया, टर्की में। तो क्या है इसमें मतलब कि भैया जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और वाटर लेवल बढ़ रहा है। वाटर लेवल अगर बढ़ रहा है दोस्तों समुद्र का, तो क्या करना पड़ेगा भैया? उससे फर्क क्या पड़ेगा? हमारे जो कोस्ट हैं, हमारे तट हैं, तट हमारे छोटे हो जाएंगे, तो वहां पर बाढ़ बनाओ, उसके लिए है ये पैसा। सूखा आ रहा है, सूखा कैसे आता है? सूखा कैसे आता है? पानी खत्म हो जाता है, आर्टिफिशियल रेन करवाओ, सूखा खत्म करो। ये है, इसके लिए है ये 120 बिलियन डॉलर। तो ये बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये 64वीं बैठक थी, तो इसे SB64 कहा जाता है। और कॉप 31 होगा इस साल एंटालिया, टर्की में। थोड़ा सा टफ था ये वाला करंट अफेयर, बट वही एक बार समझ लो तो मजे मजे। अर्मेनिया के प्रधानमंत्री फिर से जीत चुके हैं दोस्तों। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब बंदा नया वही जीत जाता है, नया नहीं बनता, याद नहीं करना पड़ता। तो निकोल पाशिनियान दोस्तों ये जीत चुके हैं अर्मेनिया के चुनाव। निकोल पाशिनियान बन चुके हैं अर्मेनिया के दोबारा से प्रधानमंत्री। अर्मेनिया की राजधानी मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। इनकी राजधानी का नाम है येरेवन, इनकी करेंसी का नाम है ड्रा। तो अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान ने 7 जून को हुए आम चुनाव में जीत का दावा किया। प्रारंभिक परिणामों में उनकी सत्तारूढ़ सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी को 49.82% वोट के साथ पहले स्थान पर रखा। बहुत सारी पार्टीज होती हैं, अमेरिका तो है नहीं सिर्फ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक होंगे है ना? तो बहुत सारी पार्टीज होती हैं। तो सबसे ज्यादा वोट किसे पड़े? 49% से ज्यादा, लगभग 50% ही हो गया अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल को, और निकोल ही है फिर से प्रधानमंत्री। तो भैया ध्यान रखेंगे, कैपिटल येरेवान, राजधानी ड्रा। एक बात बोलूं, मानोगे मेरी? इस क्लास को कहीं शेयर भी कर दिया करो अपने यारों दोस्तों के साथ। आप लोग तो ऐसे रखते हो बचा के कि नहीं सर बताना नहीं है किसी को, कर दिया करो यार, भाई को भी थोड़ा अच्छा लगेगा, लोगों को पता लगे कि भाई पढ़ा रहा है यार, है। और एक लाइक भी कर दो इसी बात पर। आओ अगला सवाल, बेहतरीन करंट अफेयर, आखिर करंट अफेयर आई। तो दोस्तों ये होती है रिपोर्ट। एक सिप्री एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है, और ये हर साल एक रिपोर्ट निकालती है। कौन सा देश सबसे ज्यादा खर्चा करता है असले बारूद पर? असला बारूद सब इंक्लूड होगा उसमें, बंदूकें, टैंक, गोला बारूद, मिसाइल, सब कुछ। कौन सा देश सबसे ज्यादा खर्चा करता है? कौन सा देश सबसे ज्यादा खरीदता है? जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया कितना खर्चा करता है, इंडिया कितना खरीदता है, इंडिया सबसे ज्यादा किससे खरीदता है, कितने न्यूक्लियर वेपन है हमारे पास, इस तरह का इंफॉर्मेशन इसके अंदर ये देता है। तो ये सिपरी फुल फॉर्म याद रखो, पेपर में सवाल आता चाहिए। फुल फॉर्म्स 3 होगी, कॉप, UNFCCC और सिपरी, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका टेबल लाया हूं मैं, स्क्रीनशॉट ही लेकर आया हूं आपके लिए मैं। तो भैया इसमें बताया कि भारत 5वें नंबर पर दुनिया में पैसा खर्चता है असले बारूद पर, मिलिट्री के ऊपर। मिलिट्री मतलब सब है मिलिट्री में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एवरीथिंग। और दूसरे नंबर पर हैं हम असला खरीदने में। हम 92.1 बिलियन डॉलर का दोस्तों मिलिट्री खर्च करते हैं हर साल, जिसमें जेट भी आ गए, जिसमें टैंक आ गए, जिसमें असला, गोला बारूद, रॉकेट, जैसे मैंने बताया, बंदूकें, एवरीथिंग। और सबसे ज्यादा कौन खरीदता है? हमसे 10 गुना ज्यादा, 954 बिलियन डॉलर। ऐसी थोड़ी अमेरिका किसी भी देश पर कभी भी जाके वार कर देता है।
वो तो बस बेवकूफ आदमी है, इनके पास थोड़ा टकरा हुआ, नहीं तो कोई ढंग का आदमी होता ईरान को अब तक तहस नहस कर चुका होता। वैसे वो कर सकता है तहस नहस, उसने एक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकना है, बट वो रुका हुआ है क्योंकि उसको डर यही है कि ईरान भी न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत पास है, और अगर हमने बम गिरा दिया तो ईरान की तरफ से चाइना या रशिया जैसा हमारे ऊपर बम ना गिराते। तो 900 क्यों है सुपर पावर? दूसरे नंबर पर चाइना है, इनका 3 गुना कम। सबसे चौड़ पता किसकी लगती है मेरे को? रशिया की। सिर्फ $190 बिलियन खर्चता है, फिर भी पूरी के पूरे दुनिया की इनसे कुछ बोलने वाला था। पूरी की पूरी दुनिया इनसे डरती है। पूरी दुनिया मतलब समझ रहे हो, डरती है कि कुछ भी कर सकते, पागल है ये। तो पिछले साल के मुकाबले हमारा जो बजट है 8.9% बढ़ा है, अमेरिका का तो 7.5% घटा है खर्च। और देखते हैं तो सबसे ज्यादा इसमें लिखा है, सबसे ज्यादा दोस्तों बेचता कौन है? पहले तो सबसे ज्यादा अमेरिका बेचता है, कि दुनिया में अगर 100 बंदूकें खरीदी गई हैं, 100 में से 42 बंदूकें दोस्तों अमेरिका बेचता है। सोचो इस लेवल पर काम करता है अमेरिका। और दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदता कौन है? सबसे ज्यादा खरीदा है यूक्रेन ने। दुनिया का हर 100 में से, हर 1000 में से चलिए 97 बंदूकें यूक्रेन में गई हैं। दूसरे नंबर पर हम आते हैं, 1000 में से 82 बंदूकें हमने खरीदी हैं। मतलब बंदूकें समझ रहे हो, परसेंट है ये। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर हम सिर्फ बंदूक में बात करें कि दुनिया सिर्फ बंदूकों में डील कर रही, बंदूकें बेच रही, बंदूकें, है ना ऐसे, तो दुनिया में 100 में से 42 बंदूकें अमेरिका बेचता है। और बिकी हैं बंदूकें जो दुनिया भर में जिसने भी बेची हैं, सबसे ज्यादा दोस्तों यूक्रेन बेचता है, और दूसरे नंबर पर दोस्तों भारत खरीदता है, माफ कीजिए, यूक्रेन खरीदता है। फिर यहां पर तो भारत 5वें नंबर पर आता है सबसे ज्यादा खर्च करने के मामले में, और दूसरे नंबर पर आता है दुनिया में खरीदने के मामले में। अमेरिका यहां पर भैया खर्चने के मामले में भी सबसे ज्यादा, बेचने के मामले में भी सबसे ज्यादा, और खरीदने के मामले में सबसे ज्यादा ऊपर यूक्रेन है। आइए अब हम सबसे ज्यादा खरीदते किससे हैं? तो भैया अपना 40% जो असला बारूद हमारा आता है वो रूस से आता है। दूसरे नंबर पर है फ्रांस, फ्रांस से हम 29% खरीदते हैं। और तीसरे नंबर पर है इजराइल, इजराइल से हम 15% खरीदते हैं। अमेरिका ठीक है भैया। आइए अब बात करते हैं न्यूक्लियर असले की। अब यहां पर आपको दिख रहा है आधे लाल हैं आधे काले, आधे लाल हैं आधे काले। इसका मतलब लाल वाले वो हैं जो इस वक्त मिसाइल में लोड हुए पड़े हैं कहीं, बस दबाना है। और पहले तो समझो बहुत ही कम देश है जिनके पास न्यूक्लियर असला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है क्या? ज्यादा है शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओह सिर्फ 9 देश हैं दोस्तों जिनके पास दोस्तों असला है। अब देखो 3 चीजें यहां पर, इन्वेंट्री, टोटल, डिप्लॉयड। इन्वेंट्री मतलब, अब आपके एग्जांपल से बताता हूं। इन्वेंट्री का मतलब हो गया आपकी अलमारी में पड़े हुए कपड़े, टोटल। इन्वेंट्री का मतलब आपने जो कमीज पहनी हुई, आपने जो जीन्स पहनी हुई, और आपके जो अलमारी में कपड़े हैं, वो टोटल हो गया आपका इन्वेंट्री। ठीक है। डिप्लॉयड का मतलब क्या हो गया? लोड करे हुए हैं, मतलब आपने जो कमीज पहनी हुई है ये, ठीक है, ये हो गई आपकी। और ये इन्होंने तीसरा पता नहीं क्या दिया हुआ है यार, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। मिलिट्री स्टॉक पाइल टोटल, ये टोटल इन्वेंट्री है। क्या बात है, चलिए छोड़िए। एनीवे इसको ध्यान रखते हैं। सबसे ज्यादा दोस्तों जो इस वक्त दोस्तों देख सकते हो आप, सबसे ज्यादा टोटल इन्वेंट्री किसके पास है? 5420 न्यूक्लियर वेपन्स हैं किसके पास? बाय गॉड, हर जगह है टोटल। इन तीनों में ही रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अमेरिका के पास दूसरे नंबर पर है दोस्तों 5042। और भारत ने बढ़ा दिए अपने वेपन्स। हम और पाकिस्तान साथ साथ चलते थे। भारत के पास 190 हथियार हैं, पाकिस्तान के पास 170 हथियार हैं। हमने 12 न्यूक्लियर वेपन मिसाइल में लोड करके रखे हैं, पाकिस्तान ने एक भी नहीं रखा। इंटरेस्टिंग है ना चीज। तो दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन दोस्तों रशिया के पास। अब कोई भी डेटा देख लो, चाहे 5420, चाहे 4400, चाहे 1796। ये थोड़ा समझ नहीं आया मेरे को, 2 जगह टोटल क्यों लिखा हुआ है ये हम देख लेंगे एक बार। लेकिन सबसे ज्यादा हथियार है रशिया के पास, दूसरे नंबर पर है अमेरिका के पास, भारत के पास 190, पाकिस्तान के पास है 16, 170। और दुनिया में है सिर्फ 9 देश जिनके पास न्यूक्लियर हथियार है।
इंटरेस्टिंग क्लास थी नई वाली। तो चलिए इतनी रखते हैं क्लास। और क्या है, कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा बेचती है? तो दुनिया में आप देख लो भैया, टॉप 10 के अंदर 1 2 3 4 5 6 कंपनियां अमेरिका की हैं। लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी है, सबसे ज्यादा हथियार बेचती है। और सबसे ज्यादा हथियार कौन से क्षेत्र में जाते हैं? अफ्रीका खरीदता है सबसे ज्यादा। चलो इसको तो रहने दीजिए। तो इतनी थी दोस्तों आज की क्लास। ये पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अरे होमवर्क तो लेके जाओ लाड लो। मैं कहा लाड ले, क्या था वो, लाडले म्याऊं है। मैं कहा लाड लो और लाडलियों, होमवर्क तो लेकर जाओ। हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदे। आज क्या दिया जाए तुमको होमवर्क? आज नए गवर्नर्स का होमवर्क कर लेते हैं, जो अभी मार्च में बने थे गवर्नर। क्या बोलते हो? तुम करना पड़ेगा, बोलते बोलते का क्या होता है। तो भैया लद्दाख को नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मिला है, बताओ भैया कौन? दिल्ली को नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मिला है, बताओ भैया कौन? हिमाचल प्रदेश को नया गवर्नर मिला है, बताओ भैया कौन? महाराष्ट्र को नया गवर्नर मिला है, बताओ भैया कौन? तेलंगाना को नया गवर्नर मिला है, बताओ भैया कौन? वेस्ट बंगाल को नया गवर्नर मिला है, बताओ भैया कौन? और बिहार को नया गवर्नर मिला है, बताओ भैया कौन? 1 2 3 4 5 6 7 थाला फॉर अ रीजन। तो भैया ये आपका होमवर्क हो जाता है। अब मैं गारंटी के साथ, मुझे पता है आप में से सभी को सभी नहीं आते, तो उसी के लिए मैं होमवर्क देता हूं कि भैया ये पढ़ लो, आज आपके याद हो जाएगा और पेपर के लिए दोस्तों इजी हो जाएगा। क्योंकि अभी आप देखोगे, अभी आप पढ़ोगे, कहीं से चीटिंग करोगे चाहे, उसके बाद आप लिखोगे और एक बार रीडिंग कर लो। 7 में से 4 अभी के अभी याद। ठीक है, और साथ में क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टाटा गाइस, बाय बाय।